वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 में आपको एग्जाम में आने की संभावना है। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। यानी प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ खाते में अंतर लिखिए। तो फर्स्ट कंसर्न मीन्स संस्थाएं, आपको कैश में लिखना है। इट इज प्रिपेयर्ड बोथ इन द ट्रेडिंग एज वेल एज द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। मीन्स यह दोनों ही संस्थाएं बनाती हैं, व्यापारिक संस्थाएं, यहाँ तक कि गैर व्यापारिक संस्थाएं भी इसे बनाती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको लिखना है कि इट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन नॉन ट्रेडिंग और प्रोफेशनल कंसर्न। प्राप्ति भुगतान खाता मीन्स इसे सिर्फ गैर व्यापारिक संस्थाएं ही बनाती हैं। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, डेट वॉइस। डेट वॉइस मीन्स एंट्रीज आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन द कैश अकाउंट और कैश बुक। इसमें आपकी एंट्रीज कैश बुक में और रोकड़ खाते में तिथिवार लिखे किए जाते हैं। एंट्रीज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड डेट वाइज, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम देखते हैं कि इसमें लेखे तिथिवार नहीं किए जा सकते, सिंस इट इज अ समरी ऑफ स्टेटमेंट, क्या उसका सारांश होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लेते हैं फर्दर अकाउंट्स। द कैश बुक फैसिलिटीज इन प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि कैश बुक हमें प्राप्ति भुगतान खाता बनाने की सुविधा प्रदान करता है, और इट यूटिलाइज द प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और प्राप्ति भुगतान खाता हमें आय व्यय खाता बनाने में उपयोग आता है, आय व्यय खाता बनाने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, बैलेंसिंग। द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज वर्कड आउट डेली। कैश बुक का शेष प्रतिदिन निकाला जाता है। अब बैलेंस इज वर्कड आउट एट द एंड ऑफ द ईयर और एज पर स्पेसिफाइड पीरियड। यानी प्राप्ति भुगतान खाते का शेष व्यापारिक वर्ष के अंत में या फिर कोई निश्चित तिथि को निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, समरी। इट इज वन ऑफ द मेन अकाउंट ऑफ लेजर। यह खातों का मुख्य अकाउंट होता है। यहाँ पर इट इज ए समरी ऑफ कैश अकाउंट इन लेजर। एक प्राप्ति भुगतान खाता लेजर्स में उसकी समरी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रायोडिसिटी। इन द कैश अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेली। यानी कि रोकड़ खाते में लेखे प्रतिदिन रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट इज जनरली प्रिपेयर्ड एनुअली। यह साधारणतः वार्षिक कैसा एनुअली बनाया जाता है, यानी कि वर्ष में एक बार तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर लिखिए।
फर्स्ट आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मीन्स आय व्यय खाता। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है इसमें नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। इट इज सिमिलर टू कैश बुक प्रीपेड फ्रॉम इट। यह कैश बुक के समान होता है और यह रोकड़ बही के समान होता है और प्रीपेड फ्रॉम इट, और ये रोकड़ बही या रोकड़ खाते से तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। यह लाभ हानि खाते के समान होता है और प्रीपेड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और प्राप्ति भुगतान खाते से तैयार किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं इसका साइड्स। साइड्स मीन्स पक्ष। इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट द आइटम्स ऑफ इनकम आर शोन इन द डेबिट साइड एंड एक्सपेंसेज आर शोन इन द क्रेडिट साइड। प्राप्ति भुगतान खाते में आयगत जो आइटम ऑफ इनकम, आय से संबंधित मदें डेबिट पक्ष में लिखी जाती हैं और व्यय से संबंधित मदें क्रेडिट पक्ष अर्थात जमा पक्ष में लिखी जाती हैं। डेबिट मीन्स नाम पक्ष और क्रेडिट मीन्स जमा पक्ष में। इन दिस अकाउंट द एक्सपेंसेज आर एंटर्ड ऑन डेबिट साइड, मीन्स आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेज आर एंटर्ड ऑन डेबिट साइड, वेयर एज द इनकम आर एंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड। मीन्स आय व्यय खाते में व्यय नामे पक्ष में और आय जमा पक्ष में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आइटम्स। इट इंक्लूड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। इसमें प्राप्ति भुगतान खाते में सभी विदाउट मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, यानी कि आयगत और पूंजीगत मदों में अंतर किए बिना इसमें लिखा जाता है। जबकि इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैपिटल आइटम्स आर एक्सक्लूडेड। मीन्स आय व्यय खाते में आयगत मदों का और पेमेंट से रिलेटेड मदों का लेखा किया जाता है। कैपिटल आइटम्स आर एक्सक्लूडेड, और जो पूंजीगत मदें होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसमें आता है बैलेंस। इट स्टार्ट्स विथ द ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोज्ड विथ क्लोजिंग कैश बैलेंस। प्राप्ति भुगतान खाते की शुरुआत प्रारंभिक शेष और क्लोजिंग रोकड़ के अंतिम शेष से होती है। इट डज नॉट स्टार्ट्स एंड ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, अर्थात इसकी शुरुआत प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष से नहीं होती है। अब आगे के जो पॉइंट्स हैं आपको यानी 5 पॉइंट्स तैयार करना है, जबकि 4 मैंने बता दिया। 5th पॉइंट हम देखते हैं इसमें अकाउंटिंग। इट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट्स वेदर रिलेट्स और करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। इसमें सभी प्राप्तियां और भुगतान चाहे वो करेंट ईयर अर्थात चालू वर्ष, प्रीवियस ईयर गत वर्ष या आगामी वर्ष से संबंधित हो, लिखी जाती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मीन्स आय व्यय खाते में सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित प्राप्ति और भुगतान का लेखा किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स। इट इज प्रिपेयर टू असरटेन फॉर कैश बैलेंस
यह कैश बैलेंस का पता करने के लिए तैयार किया जाता है। कैश बैलेंस पता करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन वेदर देयर इज एनी सरप्लस और डेफिसिट इन कंसर्न। यह एक नाम मात्र का खाता है। इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन वेदर देयर इज एनी सरप्लस और डेफिसिट टू द कंसर्न। ये चाहे तो इसमें सरप्लस हो, यानी कि आपका आय का व्यय पर अधिक हो, या फिर डेफिसिट हो, मीन्स व्यय का आय पर अधिक हो, तैयार किया जाता है। टाइप की बात की जाए तो इट इज ए रियल अकाउंट, यह एक वास्तविक खाता है। और इट इज नॉमिनल अकाउंट, यह एक नाम मात्र का खाता है। एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट आर मेड रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्वायर्ड इनकम एंड प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज। ऑल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। इसमें एडजस्टमेंट मीन्स समायोजन, जैसे कि अदत्त व्यय और एक्वायर्ड मीन्स अप्राप्त आय, प्रीपेड एक्सपेंसेज पूर्वदत्त व्यय, और ऑल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। मीन्स ये जो समायोजन है, इसमें समायोजन का लेखा नहीं किया जाता है। वो समायोजन कि एक तो आपका अदत्त व्यय, अप्राप्त आय का लेखा नहीं किया जाता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेज का लेखा, ऑल कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। जबकि ऑल एडजस्टमेंट आर मेड इफ एनी रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्वायर्ड इनकम एंड प्रीपेड इनकम। इसमें सभी समायोजन का लेखा किया जाता है, तो चाहे वो अदत्त व्यय हो या पूर्वदत्त व्यय हो, अप्राप्त आय हो या फिर पूर्व प्राप्त आय। लास्ट पॉइंट इसमें हम कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व। इट डज नॉट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स। इसमें प्रोविजंस, जिसमें कि मूलहास और ढूबत ऋण का लेखा नहीं किया जाता है, जबकि आय व्यय खाते में इट रिकॉर्ड्स प्रोविजंस लाइक डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स। इसमें प्रोविजन, मूलहास और ढूबत ऋण का लेखा किया जाता है। अब दोस्तों इतने पॉइंट्स मैंने बता दिए, जिसमें 5 पॉइंट आपको इजीली तैयार हो जाएंगे यदि आप इसे पूरा देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो और क्विक रेशियो बताने जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पे चालू अनुपात और तरल अनुपात में अंतर का बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार करंट रेशियो, चालू अनुपात, क्विक रेशियो यानी कि तरल अनुपात। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका रिलेशनशिप। करंट रेशियो शो द रिलेशन बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। चालू अनुपात चालू संपत्तियां और चालू दायित्व से संबंध बताता है, इनमें संबंध दिखाता है। क्विक रेशियो मीन्स यहाँ पर लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो सेम थिंग है, कोई सा भी आता है तो आपको यही करना है। तो क्विक रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड असेट्स एंड करंट असेट्स, यानी कि आपका तरल अनुपात, यहाँ पे त्वरित अनुपात के नाम से भी इसको जाना जाता है और तरल अनुपात भी आप इसे कह सकते हैं। तो क्विक रेशियो यानी कि त्वरित अनुपात का संबंध तरल संपत्तियां और चालू दायित्व से होता है। सेकेंड पॉइंट आता है आइडियल रेशियो मीन्स आदर्श अनुपात। तो चालू अनुपात का जो आदर्श अनुपात होता है, तो आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, यानी कि इसका आदर्श अनुपात 2:1 होता है, क्योंकि आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1 और तरल अनुपात का आदर्श अनुपात 1:1 होता है। फोर्थ नंबर आता है फॉर्मूला। करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज,
जबकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। फोर्थ नंबर है ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट रेशियो इज टू नो वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ इट्स करंट असेट्स विद इन अ ईयर और नॉट। इसका उद्देश्य करंट रेशियो इज टू नो, यानी कि चालू अनुपात का उद्देश्य यह जानना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन करंट ईयर में लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है या नहीं, और इट्स करंट असेट्स विद इन अ ईयर, यानी चालू जो दायित्व है उनका भुगतान एक साल के अंदर कर सकती है या नहीं, इस स्थिति को दर्शाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्विक रेशियो इज टू ascertain whether the organization shall be able to discharge its current liabilities immediately or within a month or not। यानी कि त्वरित अनुपात का उद्देश्य यह जानना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था उसके चालू दायित्वों का चालू संपत्तियों से एक महीना या उसके अंतर्गत उसके अंदर उसका भुगतान कर सकती है या नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।